हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर का नया लेक्चर, जो कि है फरवरी 2026 का। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम भी अपनी पढ़ाई में किसी अन्य कारणों में बिजी थे, इसलिए हम लेट ला पाए। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2026 का ये अपना करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन होने वाले हैं, उन सभी को करेंगे। थैंक यू अक्षय सर फॉर गिविंग दिस पीडीएफ फॉर अस। क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो करें। ओके, धन्यवाद आप सभी का। और चलिए शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्टेड हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में किन दो आर्द्र भूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? बताओ, फरवरी 2026 में दो नए रामसर स्थल बनाए गए हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? आपका एक है आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा में है, और एक है छारी ढांड कच्छ में। ओके, एक तो है पटना में, पटना पक्षी अभ्यारण्य है एटा में, और छारी ढांड है कच्छ में। इन दोनों को नए रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया है। ओके, इसी के साथ ही भारत में रामसर साइटों की संख्या पहले 96 थी, अब 98 हो चुकी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। और पटना की बात करेंगे तो ये यूपी में है। ये मत सोचना कि पटना लिख रहा है तो पटना भर देंगे, ये पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है सबसे बढ़िया कि पटना वाला है कहाँ। पटना पक्षी अभ्यारण्य दे देगा और आपको पूछेगा किस राज्य में है। ये है आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ओके, एटा स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट है। और झारी ढांड आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ में है, रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह बन्नी घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। बन्नी घास एक प्रकार की घास का प्रकार है जो किधर गया, ये रहा ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि कितना करप्शन है उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड के देशों को रैंकिंग दी जाती है। उसमें इंडिया की रैंक की बात करेंगे तो 91वीं रैंक है। ओके, 91वीं रैंक के हिसाब से मानेंगे। अभी देखते हैं कि भ्रष्टाचार धरना सूचकांक सीपीआई 2025 जारी किया गया है। इसमें भारत को 91वीं रैंक दी गई है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। ये सबसे मोस्ट है। इसका सूचकांक 182 देशों को रैंक करता है और भारत का स्कोर 100 में से 39 अंक मिले हैं। और इसी के साथ ही यानी कि जिसका ज्यादा रैंक होगा उसको उतनी अच्छी रैंक मिलेगी, यानी कि उस देश में भ्रष्टाचार कम आंका जाएगा। ओके, यानी जिसका रैंक कम होगा, जिसका रैंक ज्यादा होगा उसमें देश में भ्रष्टाचार कम होगा। ओके, रैंक इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या बोलते हैं, मार्क्स। ओके, मार्क्स कम होंगे तो रैंक अच्छा होगा। ओके, समझ रहे हो ना। यानी कि फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। यानी कि इन तीन देशों में सबसे कम करप्शन होता है, इसीलिए इन तीन देशों को सबसे टॉप रैंकिंग दी गई है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यह चीन का स्थान 74वां है, पाकिस्तान 136वें रैंक पर है, श्रीलंका 107 पर है, बांग्लादेश 150वें, नेपाल 109, भूटान का 18वां स्थान है। भाई साहब याद रखना, भूटान बहुत ही ईमानदार है। ओके, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करेंगे तो सीपीआई एक वार्षिक सूचकांक है जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को मापता है। जारीकर्ता की बात करेंगे तो गैर सरकारी संगठन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से प्रकाशित करना शुरू किया था। यानी कि आज ये 31वीं बार प्रकाशित कर रहा है। ओके, 30 साल हो चुके हैं। कुल देशों की बात करेंगे तो 182 कंट्रीज को चेक करता है। और स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। ओके, भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो यह सुनेत्रा पवार जी नियुक्त की गई है, जो कि महाराष्ट्र में नियुक्त की गई है। यह अभी मैं बताता हूँ, चलो।
पहली बात तो ये है सुनेत्रा पवार जी नियुक्त की गई है। एनसीपी नेता एवं राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला वह 2024 में राज्यसभा की सांसद चुनी गई थी। और मेन बात करेंगे तो यह अजीत पवार जी की वाइफ है और अजीत पवार जी की आकस्मिक विमान दुर्घटना में मौत होने के कारण उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उससे पहले अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी दोनों उप मुख्यमंत्री थे और अजीत पवार जी का देहांत हो जाने के कारण उनकी वाइफ को सुचेत्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने इस खिताब को जीत लिया है। स्पेस में टेनिस खिलाड़ी स्पेन के हैं, याद रखना कहाँ के हैं टेनिस खिलाड़ी? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता है। कार्लोस कौन सा है ये? ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ओके, कार्लोस अल्कराज का यह 7वां ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। यह करियर ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 2025 में जेनिक सिनर ने जीता था, इटली ने, जो कि इटली से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अलेक्जेंडर रेजेग्वे को हराकर 2025 वाला जेनिक सिनर, 25 वाले की बात करेंगे तो जेनिक सिनर और 26 वाले की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज। ओके, महिला एकल की खिताब की बात करेंगे तो एलेना रायवाकिना कजाकिस्तान से है और फाइनल में अरेना सवालेंका उत्तरी अरेना को हरा दिया इसने। एलेना ने, महिला की बात करेंगे तो फीमेल में एलेना जीती है, एलेना रेवाकिना ने जीता है और इसने अरेना सवालेंका को हराया। बहुत ज़्यादातर केसेस में हमेशा अरेना ही लेके जाते हैं, लेकिन इस बार कौन लेके गई है? एलेना लेकर गई है इस खिताब को। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन एंड वुमेन्स में। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। यह ऑस्ट्रेलियन 1905 में शुरुआत की गई तो ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के रूप में होती है। यह सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला टेनिस है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके गुरु रविदास हवाई अड्डा कर दिया गया है। यह फरवरी 2026 में किया गया था। हमें भी पता है क्योंकि न्यूज में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है जलंधर के पास स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा किया जाएगा और यह घोषणा संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी। ओके, पीएम मोदी ने लुधियाना स्थित हलवारा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया इसी दिन और यह भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस भी है, लुधियाना स्थित हरवाला हवाई अड्डा। ओके, लुधियाना में है हरवाला हवाई अड्डा, इस बात को याद रखना, मोस्ट है ये। जो चीज मोस्ट होगी उन सभी पर मोस्ट लगवाता जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2026 में 16वें वित्त आयोग की किस रिपोर्ट जारी की गई है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ, अरविंद पनगड़िया जी। एपी 16वां वित्त आयोग 2026 से कार्य करना शुरू कर दिया है और इसके अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स बंटवारे के लिए बनाया जाता है। यह वित्त आयोग यह बताता है कि केंद्र द्वारा लिए गए टैक्स का कितना प्रतिशत राज्य को दिया जाएगा। ओके, कि टैक्स द्वारा लिया गया राज्य को कितना दिया जाएगा। अगला 16वां वित्त आयोग है। 31 दिसंबर 2023 को यह बनाया गया था, मतलब कि विचार किया गया था। 5 सदस्यीय बैठक है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। एक सेकेंड, अरविंद पनगड़िया जी रिपोर्ट की बात करेंगे तो रिपोर्ट की तिथि है 30 नवंबर को यह अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट लागू होने की तिथि यह 1 अप्रैल 2026 से यह रिपोर्ट लागू हो चुकी है और कुल अवधि की बात करेंगे तो 2026 से 31 तक, यानी कि 5 साल के लिए इसे बनाया जाता
है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए बनाया जाता है, 5 साल के लिए। ओके, पहला वित्त आयोग 1951 में बनाया गया था, 15 वित्त आयोग 1917 में बनाया गया था, 16 वित्त आयोग है 2023 में बनाया गया था। केसी नियोगी फर्स्ट के थे अध्यक्ष, एन के सिंह 15वें के थे, अरविंद पनगड़िया 16वें थे। वित्त आयोग की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल लग जाएगा आपका, 280, आर्टिकल नंबर 280 आपका वित्त आयोग के लिए लग जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। यह देखो ये आ गया ना, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुच्छेद 280 के तहत बनाया जाता है। कार्य की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स राजस्व के हिस्से को तय करता है। एनटीपीसी 2025 के 27 क्या बोलते हैं मार्च के थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था इसका, कि इसका कार्य क्या है, समझ रहे हो ना। अभी 27 मार्च को पेपर लगा। 5 सदस्यीय बैठक है, हर साल में राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती है। मणिपुर में नया राष्ट्रपति का हो गया है, नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। वहां पर पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन अब युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का राष्ट्रपति बना दिया गया है। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का राष्ट्रपति बना दिया गया है। एक सेकंड में इसके अब सही है, इधर गया, ये रहा। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो 11 से 12 फरवरी को खत्म हो गया था। इसी के कारण ही यह इम्फाल वेस्ट की सिंजामई सीट से विधायक है और यह 2015 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। ये मैतेई समुदाय से आते हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नेमचा किपगेन इनके कुकी समुदाय से आते हैं। नागा समुदाय से आने वाले लोधी दिखो को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का कहाँ आयोजित किया। खंजर की बात करेंगे तो किर्गिस्तान और भारत के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। यह असम में किया गया है, मीसामारी असम में यह खंजर का 13वां एडिशन शुरू हुआ था। ओके, यह ऐसा होता है कि एक साल इंडिया में होगा, एक साल किर्गिस्तान में होगा। पिछले वाला 12वां वाला 2025 में टोकमोक किर्गिस्तान में किया गया था और 13वां वाला कहाँ किया गया है, असम में। ओके, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर सेकंड असम में मीसामारी में जिले सोनितपुर जिले में शुरू किया गया। यह 13वां संस्करण है। यह आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो 4 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ था। अभ्यास खंजर की बात करें 2011 से यह शुरू हुआ था और अभी तक चलता आ रहा है। भारत का कौन सा राज्य है जिसने अलग बुजुर्ग बजट घोषित किया है। यह केरल राज्य है। केरल ने भाई साहब अपना पहला बुजुर्गों के लिए स्पेशल बजट घोषित किया है। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने बुजुर्ग बजट पेश किया है। यह बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 में घोषित किया जाएगा। केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में एक पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। इस बजट के लिए 46,200 समथिंग करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केरल के कुल बजट का लगभग 19% है। इस बजट का लगभग 68 हिस्सा पेंशन भुगतान पर खर्च होगा। यह बुजुर्गों 50+ आयु वर्ग के जरूरतों को पूरा करने वाला उत्पादों, सेवा, हेल्थ केयर, वेलनेस, टूरिज्म पर आधारित व्यवस्था है। बुजुर्ग बजट क्या है, इसके बारे में देखेंगे तो यह एक बजटीय उपकरण है जिसमें बुजुर्गों से जुड़े सारे खर्चे, पेंशन, हेल्थ केयर, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं को एक बजट में अलग बजट में विवरण करके दिखाया गया है। और इसमें कितने पैसे खर्च करे भाई साहब, कुल 46,000 करोड़ रुपए। ओके, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट कप वर्ल्ड कप 2026 का अंडर 19 भाई साहब भारत ने जीता था। हमारे वैभव सूर्यवंशी पेपर देने भी नहीं गए थे इसके चक्कर में, तो इसी के देने के जस्ट बाद ही था वो पेपर तो। खैर
आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। मैच में फाइनल जिम्बाब्वे में खेला गया था। इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक किया गया था। यह भारत का छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले 2000, 2008, 12, 18, 22 में ट्रॉफी जीत चुका है। इस टीम में सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए 419, 411 पर 9 का स्कोर बनाया गया था। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप किसी भी फाइनल मैच में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। सूर्यवंशी ने 175 रन 80 गेंदों की ऐतिहासिक पारी खेली। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। क्या बात है भाई, 175 रन बनाए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो यह आईसीसी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा क्रिकेट टूर्नामेंट है। 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं। आयोजन हर 2 साल में होता है। पहला अंडर 19 की बात करेंगे तो 1988 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लाने वाला पहला बंदरगाह पोर्ट कौन सा है? और बीओ चिदम्बरनार पोर्ट की बात करेंगे तो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट यह तमिलनाडु में स्थित है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला बंदरगाह है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। यह बंदरगाह थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित है। एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग अवैध ड्रोन का पता लगाने और डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और उन्हें बेअसर न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य बंदरगाह की सुरक्षा, माल कार्गो की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। कहाँ पर लगाया गया है? बीओ चिदम्बरनार, जो कि है अपने तमिलनाडु में। ओके, एंटी ड्रोन सिस्टम लाया गया है। ओके, 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। 79वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का चैंपियनशिप है। 26वां खिताब है सर्विसेज के नाम। सर्विसेज की 8वीं ट्रॉफी, 8वीं संतोष ट्रॉफी है। मतलब 25-26 का खिताब सर्विसेज, यानी 8 बार जीत चुकी है सर्विसेज। ओके, सर्विसेज टीम ने केरल को हराकर यह खिताब जीता है। मुकाबला फाइनल ढकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम असम में खेला गया था। सर्विसेज के कप्तान गोलकीपर गगनदीप सिंह ने आखिरी मिनटों में शानदार बचाव किया था। डिफेंस गगनदीप सिंह किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखना। 79वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता 78वीं, सॉरी 79वीं के तो कौन है? सर्विसेज। और 78वीं जो 2024-25 में खेली गई थी उसके विजेता है पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल का 33वां खिताब भाई साहब। फाइनल की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में खेला। संतोष ट्रॉफी की बात करें 1941 में खेला जाता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा खेला जाता है। सबसे सफल टीम की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। वर्तमान चैंपियन की बात करेंगे तो सर्विसेज। पश्चिम बंगाल ने 33 बार जीता भाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह 94C में दिया गया है। विपक्षी दलों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा। लोकसभा नोटिस पर कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी सहित लगभग 118-120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लाया गया है, जो लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया बताता है। विपक्ष नाराज क्यों है? विपक्ष नाराज की बात करें, राहुल गांधी को राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान बुलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। विपक्ष का आरोप है स्पीकर द्वारा बोलने का चयनात्मक अनुमति देना, महिला सांसदों पर अनुचित आरोप लगाना, सदन की कार्यवाही पर पक्षपात करना, बायसनेस करना। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो यह संवैधानिक तंत्र है जिसके तहत लोकसभा स्पीकर को 14 दिन का पूर्व नोटिस देकर कुल सदस्यों को प्रभावी बहुमत में पद से हटाया जा सकता है, लेकिन बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं, इसलिए उन्हें हटाया नहीं गया। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम कितने लोगों का अनुमोदन होना चाहिए? अनुमोदन की कम से कम की बात करेंगे तो 50 लोगों को जब हस्ताक्षर कर देंगे तब यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओके, लेकिन पूरा हटाने के लिए 50% + 1 की मेजॉरिटी होनी जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश से की गई थी।
दलहन के लिए मध्य प्रदेश से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता दलहन दलहन आत्मनिर्भरता मिशन मध्य प्रदेश के सिरों जिले से की गई थी। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सिरों जिले से अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र, देख खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, एमपी में। ओके, इस मिशन के तहत देश भर में 1000 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 55 मिलें मध्य प्रदेश में लगेंगी। दाल मिल स्थापित करने पर सरकार द्वारा अधिकतम 25 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आदर्श खेती के लिए क्लस्टर्ड मॉडल के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 की सहायता के लिए बीज की किट दी जाएगी भाई। मतलब जो खेती करेंगे, जैसे कि चना की खेती करनी है या फिर मूंग दाल की खेती करनी है, अरहर की करनी है, उड़द की करनी है या फिर मसूर की करनी है, इन सभी के लिए भाई साहब बीज की किट दी जाएगी 10,000 रुपये तक की। ओके, मध्य प्रदेश बधान में धान उत्पादन करने में नंबर 1 है, ये बात याद रखना। दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दालें कहाँ उत्पन्न होती है, मध्य प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता भाई साहब। यह फीडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। टूर्नामेंट 12 से 13 फरवरी को जर्मनी में आयोजित हुआ था। फाइनल में उन्होंने अमेरिका के फेबियानो कारुआना को हराया था। वो ये है ना, एकदम जापान जैसा दिखता है, जापानी वाला। यह पहला आधिकारिक फीडे फ्रीस्टाइल विश्व चैंपियनशिप था, यानी कि इस फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप था। फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज चैंपियनशिप की पहले संस्करण की बात करेंगे तो स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो मैग्नस कार्लसन है और नॉर्वे देश के हैं। पुरस्कार राशि की बात करेंगे तो यह $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है। और एक सही तो है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, $1 लाख है, 1 मिलियन नहीं है। $1 लाख की राशि दी जाती है। ये मैग्नस कार्लसन का कुल 21वां वर्ल्ड कप खिताब है। रजत पदक की बात करेंगे तो फेबियानो कारुआना को दिया गया है, ये अमेरिका से हैं। अगला की बात करेंगे तो ओल चिकी लिपि के पूरे 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में समारोह रखा गया। ओल चिकी लिपि किस भाषा से संबंधित है? यह संथाली भाषा से संबंधित है। ओल चिकी लिपि की बात करें, हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन का उद्घाटन किया था। कहाँ गया? इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 100 रुपये के सिक्का, स्मारक सिक्का, एक डाक टिकट जारी किया। यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया आयोजन किया गया लोक चिकी लिपि की बात करेंगे तो यह पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इसकी खोज की थी, आविष्कारक थे। 1925 में यह बनाई गई थी। संबंधित भाषा की बात करेंगे तो संथाली भाषा से संबंधित है। इसकी आवश्यकता क्यों है? संथाली भाषा को पहले रोमन, देवनागरी और ओडिया या बंगाली लिपि में लिखा जाता था, लेकिन ये लिपियां संथाली भाषा के सटीक उच्चारण और ध्वनियों को व्यक्त नहीं कर पाती थी। ओल चिकी लिपि में कुल 30 अक्षर होते हैं। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक और फोनेटिक यानी कि ध्वन्यात्मक है। यह लिपि न केवल भारत, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम बल्कि नेपाल, भूटान, मॉरिशस में भी संथाली समुदाय द्वारा उपयोग की जाती है। संथाली समुदाय की बात करेंगे तो यह पुरानी और जीवित आदिवासी भाषा है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में बड़ी संख्या में लोग अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। संथाल को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस बात का लगा लो मोस्ट लगा लो, ये आएगा। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में भारत का संविधान संथाली भाषा में जारी किया। यह संविधान ओल चिकी लिपि में लिखा गया था, जो संथाली भाषा की पारंपरिक लिपि है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया की बात करेंगे। किसने शपथ लिया बताओ? तारिक रहमान जी ने। तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता है। 36 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री आया है। इससे पहले वहां लंबे समय तक शेख हसीना और खालिदा जिया का शासन रहा था। उन्होंने मोहम्मद यूनिस की जगह ली है, जो कि एक
अमेरिका का दलाल है। अगस्त 2024 से अंतिम सरकार चला रहे थे। कुल सीटों की बात करेंगे 293 सीटें हैं। 13वें संसदीय चुनाव है। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने अकेले 209 सीट जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। यानी यार 66% लिया समथिंग है। क्या बात है, 66 का और 70% समथिंग लिया। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व उपराष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। किस राज्य ने पहली बार भारत में ज्वारीय बाढ़ टाइड फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किस राज्य ने पहली बार भारत में ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? केरल राज्य ने किया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। केरल ज्वारीय बाढ़ को आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। केरल सरकार ने समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण होने वाले बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। इसका मतलब है इस आपदा से प्रभावित होने वालों को सरकार सहायता मुआवजा मिल सकेगा, जो चक्रवात और भारी वर्षा प्राकृतिक आपदाओं के कारण पीड़ितों को मिलता है। ज्वारीय बाढ़ की बात करेंगे, टाइड फ्लडिंग इसे कहेंगे। इसे सनी डे फ्लडिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिना बारिश के भी हो सकता है। यह घटना दिन में 2 बार आती है, पूर्णिमा, फुल मून, अमावस्या यानी कि न्यू मून के दौरान गंभीर हो जाती है। केरल में ऐसा क्यों बात करेंगे? भौगोलिक स्थिति के कारण। केरल का बड़ा हिस्सा जैसे और है अलप्पुझा और कुट्टूनाड समुद्र तल के नीचे है। कोच्चि जैसे शहर समुद्र के बहुत करीब है। और कानूनी आधार की बात करेंगे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D के तहत राज्यों का अधिकार है कि वे किसी ऐसी घटना को आपदा प्रबंधन घोषित कर सके जिससे वन्य जनजीवन और आजीवक प्रभावित हो रहे हो। ओके, समझ रहे हो ना? है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आ गया आज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है भाई साहब? आपस से मतलब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, दोनों गल्फ है ये भाई साहब। ये याद कर लेना, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। जब से लड़ाई चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भाई साहब फिर से बंद कर दिया गया है। फरवरी 2026 में ईरान ने लाइव फायर नेवल ड्रिल के दौरान के कुछ हिस्सों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हार्मोज जलसंधि मध्य ईरान के दक्षिण में स्थित है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। नोट की बात करें तो 2025 में अमेरिका ने ऑपस में मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु साइटों पर हमला किया था। इसके बाद 2025 में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्यों आवश्यक है? कच्चे तेल का लगभग 20 से 30% सप्लाई इसी से होता है। दुनिया का लगभग 1/3 लिक्विड पेट्रोलियम LPG इसी रास्ते से आता है। भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से 45 से 50% इसी से आता है। इसे बंद होने के कारण दुनिया में तेल की कमी हो सकती है, कीमत ही बढ़ सकती है। लेकिन इंडिया को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि लेट जाओ, मौज करो, तुम तो झंडी गाड़ दो। ओके, शशि थरूर की नई बुक आ चुकी है भाई साहब। ये नया हमारा साला एक नया SSC का पेपर शुरू नहीं होता उससे पहले इनकी एक बुक आ जाती है। इनको फालतू में याद करना रहता है। द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी की पुस्तक है भाई साहब। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने नई फरवरी 2026 नई दिल्ली में द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेखक शशि थरूर है। यह पुस्तक 19वीं सदी के सबसे महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवनों और उसके योगदान पर आधारित है। श्री नारायण गुरु की बात करेंगे तो जन्म उनका केरल में हुआ था 19वीं सदी में। और उनके बारे में बात करेंगे तो उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश है मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, एक कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। शशि थरूर जी की बात करेंगे तो ये 9 मार्च को बर्थडे आता है उनका, लंदन में जो जन्म हुआ था। शशि थरूर लगभग 29 वर्षों संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट में काम किया है। संसद की बात करेंगे तो 2009 से लगभग 9, 14, 19, 24 में जीत करके संसद बने हैं। शायद 24 में तो शायद वहां से बने होंगे, राज्यसभा से। ओ नहीं, 24 में हुआ ना लोकसभा के चुनाव हुए। हाँ सही है, सही है। 24 में लोकसभा के चुनाव हुए ना। मंत्रिपरिषद पद की बात करेंगे तो वे केंद्र सरकार में विदेशी राज्य मंत्री ये रह चुके हैं। मानव संसाधन
विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 में उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश श्रेणी में दिया गया था। एन एरा ऑफ डार्कनेस याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है उनकी। ओके, आती है एग्जाम में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने जीता है? तो भैया नॉर्वे ने जीता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 हो रहे भाई साहब, 24 में हुए थे नॉर्मल समर ओलंपिक, 2026 में विंटर ओलंपिक होने ही थे। शीतकालीन ओलंपिक विंटर और 2026 का आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 को इटली के मिलानो कोर्टिना में हुआ था। कुल 116 पदक कार्यक्रम मेडल इवेंट आयोजित किए गए, जिनमें से 92 देशों ने भाग लिया। नॉर्वे ने कुल 18 पदक 18 स्वर्ण कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान, दूसरे स्थान पर 33 पदक के साथ अमेरिका है। भारत ने 2026 में कोई पदक नहीं जीता। और तेरी की इटली पहले पे, नॉर्वे दूसरे पे, अमेरिका तीसरे पे, नीदरलैंड तीसरे पे, इटली ने जीता भाई साहब। शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन हर 4 साल में होता है। जैसे कि देख 2 साल में, देख 2 साल में जैसे कि 24 में हुआ विंटर सॉरी समर, तो 26 में होगा विंटर, फिर 28 में हो जाएगा समर, तो 30 में हो जाएगा विंटर। ऐसे ही देख हर 4 साल गैप यहाँ आ गया, हर 4 साल गैप यहाँ, समझ गए ना। बर्फ और इसमें अजीबो गरीब खेल आता है, इंडिया में ऐसे बहुत ही कम है इनके प्रदर्शन करने वाले। अगले शीतकालीन ओलंपिक 2030 में फ्रेंच अलास्क में आयोजित किए जाएंगे। भाई साहब बाफ्टा अवार्ड की बात करेंगे 2026 सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? भाई साहब ये जीता बूंग ने। बूंग ने की बात करेंगे तो यह यूके लंदन में आयोजित किया गया था। सबसे फिल्म भारतीय फिल्म है, बूंग ने जीता है। यह फिल्म मणिपुरी पृष्ठभूमि पर बनी है। इस फिल्म के निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी है। इसे फराह खान और रितेश सिधवानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म बूम गुनून किस्पे के नाम पर एक युवा लड़की की कहानी है। बाफ्टा की बात करें, सबसे फिल्म की बात करेंगे तो बेन वेटल आफ्टर अनदर है। सबसे निर्देशन के पॉल थॉमस एंडरसन, यही इसी के हैं। रॉबर्ट, सबसे अभिनेता के रॉबर्ट अरामियो की बात करेंगे तो जेसी बेकले और हेटमैन और जूटोपिया एनिमेटेड फिल्म। बाफ्टा की बात करेंगे तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। यह यूके का प्रतिष्ठित फिल्म एंड टीवी अवार्ड है। इसे ब्रिटिश ऑस्कर भी कहा जाता है। मुख्यालय की बात करेंगे तो यह लंदन में यूके में। वज्र प्रहार अभ्यास 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वज्र प्रहार की बात करेंगे तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है ना। हाँ, हिमाचल प्रदेश में हुआ था ये। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार का अभ्यास का 16वां संस्करण 23 फरवरी से 15 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त तत्परता और मजबूत करना और विशेष अभियानों और उनकी उन्नत रणनीतियों का आदान प्रदान करना। ऐसे आतंकवादी विरोधी सटीक हमले और खुफिया आंतरिक आधारित मिशनों और पर आधारित विशेष जोर दिया जाएगा। नोट की बात करेंगे तो 15वां संस्करण नवंबर 2026 में अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कैम्ब्रिज ट्रेनिंग सेंटर, वही है 1 साल अमेरिका में, 1 साल इंडिया में, 1 साल अमेरिका में, 1 साल इंडिया में। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला संस्करण कर्नाटक में बेलगाम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भाई साहब भारतीय राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई? एडविन लुटियंस सिर्फ बाकी है, सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई है। सी राजगोपालाचारी के बारे में आप जानते नहीं है तो भारत के पहले गवर्नर जनरल है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, समझे। राजा जी राष्ट्रपति भवन में लगी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन की प्रतिमा को हटाकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी राजा जी की प्रतिमा लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के मुख्य प्रांगण में इसका अनावरण किया था। लुटियंस उठा के फेंक दिया भाई साहब। यह प्रतिमा ठीक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने लगाई गई है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी की बात करेंगे तो यह स्वतंत्रता के एकमात्र एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। 48 से 50 तक उपाधि इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। भारत रत्न 1954 भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्तियों में से एक है। सीपी राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी।
इन्होंने 1930 में वेदारण्यम नामक सत्याग्रह के नेतृत्व किया। दांडी मार्च के तर्ज पर यह गांधी जी ने अपना विवेक रक्षक कॉन्शियस कीपर कहा था। समझे। एडविस लुटियंस की बात करें तो भाई साहब ये 7 करोड़ का क्वेश्चन था। 7 करोड़ का नहीं, वो तो अहमद हामिद लाहौरी था। 7 करोड़ का था, उससे पूछा था कि लाहौर के वास्तुकार के बारे में, कि हामिद लाहौरी। यह एक ब्रिटिश वास्तुकार था। इन्होंने 1912 में दिल्ली का डिजाइन तैयार किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, वायसरॉय हाउस, इंडिया गेट और संसद भवन जैसी प्रसिद्ध इमारतों को डिजाइन किया था। दिल्ली के इस मुख्य हिस्से को आज भी लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। खेलो इंडिया विंटर गेम में मेडल टेनिस में प्रथम स्थान किसने जीता था? खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करेंगे तो भारतीय सेना ने इसका पहला स्थान जीता था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की मेडल टेनिस में भारतीय सेना का प्रथम स्थान जीता। कुल 23 पदक जीते। लगभग तीसरी बार मेडल टेनिस में शीर्ष स्थान पर। इसमें 1000 एथलीटों ने इस इवेंट में भाग लिया था। विंटर गेम्स की बात करें तो फिंगर स्केटिंग पहली बार विंटर में जोड़ा गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण है 2026 में, यानी कि 2020 से स्टार्ट हुए थे। ओके, फर्स्ट फेज लेह में शुरू हुआ, फिर गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर भारतीय सेना ने जीता था सबसे ज़्यादा, फिर हिमाचल प्रदेश ने, फिर हरियाणा ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? उसके आने के बाद ही इजराइल ने भाई साहब क्या बम फोड़े हैं, ईरान पर कह नहीं सकते। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया है इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद का सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया था। स्पीकर ऑफ द नेसेट अभी पहली बार किसी विश्व नेता को दिया गया है। प्रधानमंत्री इसके पहले पात्र करता है। प्रधानमंत्री यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल की संसद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अमीर ओहाना है और नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ओके, 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल, मिसिंग यूथ फेस्टिवल एक चीज आ गया। असम में 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल शुरू किया गया था। आगे इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है, अलग ही आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम के धेमाजी में आयोजित 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल को संबोधन किया। मिसिंग यूथ फेस्टिवल की बात करेंगे तो असम की मिसिंग जनजाति का एक बड़ा सांस्कृतिक युवा महोत्सव है। इसे प्रारंभिक भाषा कल्चरल के जश्न मनाया जाता है। यह फेस्टिवल युवाओं के लिए है। आदिवासी नृत्य वगैरह यह है, समुदाय कार्यक्रम। तो मिसिंग जनजाति की बात करेंगे तो मिसिंग ट्राइब, ये पूछा जा सकता है मिसिंग ट्राइब कहाँ की है, तो असम की। ओके, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहली कौन सी है? बोडो, है ना। और यह दोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसका प्रमुख त्योहार अली आओ लिगांग, कृषि से जुड़ा। अली आओ लिगांग सबसे कृषि से, कहाँ का फेस्टिवल है? असम का। अली आओ लिगांग मोस्ट है भाई साहब, आता है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल है ना, नॉर्थ ईस्ट के, इन्हें तो बिल्कुल याद ही कर लो, एसएससी के लिए बहुत फेवरेट हो चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो नेशनल स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसने पुरस्कार जीता है? भाई साहब दलाई लामा ने। नरेशन दलाई लामा की बुक कौन सी आ गई भाई? अच्छा, दलाई लामा। 86वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजलिस में हुआ था। दलाई लामा ने 86वें अवार्ड, अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। उनके पुस्तक, उनके एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक को नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। दलाई लामा 19 वर्ष की उम्र में पहला ग्रैमी जीता है। यह एल्बम उनके शांति और करुणा संदेश को भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ पिरोया गया है। पहली बार किसी स्पेनिश भाषा के एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी जीता था। ग्रैमी अवार्ड दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार है। इसे रिकॉर्डिंग अकेडमी यूएसए द्वारा दिया जाता है। इस पहली बार 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष की बात करेंगे तो फ्रीज कैसे हो गया ये, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया है? भाई साहब 53 लाख करोड़ रुपए, 53.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए।
2024-25 में 46 है, फिर 3 बढ़ गए, फिर 3 बढ़ गए, 4 बढ़ गए। आ गए ना समझ में? पहले 3 बढ़ गए, फिर 4 बढ़ गए। ओके, ये लाख करोड़ है ये। समझे? बजट हर साल 1 फरवरी को लाया जाता, 1 फरवरी को लाया जाता है। पहले बजट 28 फरवरी को लाया जाता था, जो 2017 में बदल करके अब 1 फरवरी को लाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा लगातार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने, उन्होंने लगातार नहीं किया था। पी चिदम्बरम ने 9 बार किया था, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, लगातार 9वीं बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बना करके पेश कर दिया गया है। रविवार में पेश 1999 के बाद दूसरी बार यशवंत सिन्हा के संदर्भ में हुआ था। 83 मिनट का भाषण, विस्तृत कवरेज। कर्तव्य भवन पहला बजट यहाँ तैयार हुआ था। भाई साहब, नई बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। एक्सपेंशन की बात करेंगे तो सरकार का कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रखा गया है। कुल प्राप्ति की बात करेंगे तो ऋण को छोड़कर के 36.5 लाख करोड़, जिनमें सरकार द्वारा कुल प्राप्ति कर की बात करेंगे तो 28.7 लाख करोड़। जीडीपी की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। 2026 में यह 4.4 का लक्ष्य रखा गया था। स्थानीय पूंजी व्यय की बात करेंगे तो सार्वजनिक पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो 12 लाख करोड़। 2025-26 में पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 11.21 लाख करोड़। आर्थिक डेटा अनुमान की बात करेंगे तो आर्थिक संकेतन में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपए का हो रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा पहले 24 का 4.5, 4.4, 4.3, अब धीरे 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 करते करते जीडीपी की बात करेंगे तो 7.4 का अनुमान लगाया गया है। ये याद करने योग्य है, जीडीपी और आपका ये फिजिकल डेफिसिट। ओके, और ये कुल बजट 53.5 लाख करोड़, ये तीनों मोस्ट है। समझ गए ना? कुल राशि की बात करेंगे तो भाई साहब 7.85 लाख करोड़ रुपए है भाई साहब, पिछले ये बढ़ कर के। जलमार्ग की बात करेंगे तो कुल राशि किस चीज में है ये? रक्षा बजट। ओके, रक्षा बजट की बात करेंगे, डिफेंस पर कितना है भाई साहब? कुल 7.85 लाख करोड़ रुपए। जलमार्ग, नए जलमार्ग का वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, नए जनजीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ है। ग्रामीण भारत हर जल घर घर जल पेयजल सुरक्षा। रोजगार गारंटी की बात करेंगे तो बीबी ग्राम जी मिशन, मनरेगा का नाम बदल करके बीबी जी राम जी मिशन। ओके, हाँ याद रखना है, बीबी जी राम जी मिशन, इसका फुल फॉर्म देख लेना गूगल पर। रोजगार गारंटी भाई साहब 100 के दिन था, 125 कर दिया गया है। पूछा जाएगा 100%। बीबी जी राम जी में कितने दिन का रोजगार दिया गया है? 125 दिन का, 100%। पहले एसएससी पूछता था 100 दिन का होता था तब, अब 125 दिन का कर दिया गया। अब भी पूछेगा। बजट आवंटन 95,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला कौन सा राज्य है? भाई साहब, गुजरात बना दिया गया है। नवीकरणीय यानी कि जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बनने वाला गुजरात है भाई साहब। 42 गीगावाट की क्षमता के साथ सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक वाला राज्य बन गया है। 16% हिस्सा अकेले गुजरात से आता है। क्योंकि ऊर्जा के रिकॉर्ड की बात करेंगे तो भाई साहब 25,529 मेगावाट है कुल सौर क्षमता है। गुजरात के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले देश के सबसे आगे है। कुल रूफटॉप में सोलर पैनल 25% केवल गुजरात में है। पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो क्षमता भाई साहब 14,820 मेगावाट। अग्रणी जिला की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा के मामले में कच्छ का जिला सबसे आगे है। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? भाई साहब 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2026 कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता और अवेयरनेस बढ़ाना, इस बीमारी की होने वाली मौतों को कम करना। और थीम 2025 से 27 की यूनाइटेड बाय यूनिक 2025 से 27 के लिए थीम रखी गई है। इसे याद रख लेना भाई साहब, पूछा जा सकता है यदि टफ लेवल का क्वेश्चन बनाया ना हुआ तो। कैफ्रोड प्राइज 2026 के किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? कैफ्रोड प्राइज की बात करेंगे तो रघुनाथ मालेश्वर वीरभद्रन रामनाथन को इसका कैफ्रोड प्राइज है क्या? है भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026
कैफ्रोड प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा यह भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना। सारा सभी सब नोबेल ही आ गए का ये कैफ्रेड प्राइज है ना। कौन सा है? वीरभद्रन रामनाथन। इसकी खोज सीएफसी की क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पहचान की उनकी सबसे बड़ी दुनिया में बताया कि गैस ने ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वीरभद्रन की बात करें, चल जाना। वीरभद्रन मदुरई तमिलनाडु से अमेरिका कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हटा 19 कोई काम के नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। यह प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर ने प्रो रेसलिंग लीग। रेसलिंग में भाई साहब हरियाणा को कोई हरा सकता है क्या? हरियाणा थंडर ने फाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर के यह खिताब जीता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का फाइनल नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। 2026 में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया। यह लीग 7 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू हुई है। इसमें नई फ्रेंचाइजी 6 शामिल हुई है। 6 प्रो रेसलिंग लीग की बात करेंगे तो ये भारत की प्रोफेशनल कुश्ती लीग है। 2015 में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा शुरू की गई थी। चर्चा में रही पेन्नियार नदी विवादों में। पेन्नियार नदी का भाई साहब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है विवाद। पेन्नियार नदी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पेन्नियार नदी जल विवाद के लिए गठित करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधिकरण गठित करने का। पेन्नियार नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के जल बंटवारे को लेकर है। तमिलनाडु का आरोप है कर्नाटक द्वारा चेक डैम डाइवर्जन स्ट्रक्चर बनाने से उसे डाउन स्ट्रीम वाटर फ्लो कम हो गया है। पेन्नियार नदी की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु में दक्षिण पेन्नियार और थेना पेन्नई कर्नाटक में दक्षिण पेनिकिनी कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो नंदी हिल्स कर्नाटक से आ रही है भाई साहब। हाँ सही है ना। कर्नाटक इधर है और ये क्यों कर है तमिलनाडु इधर है तो इधर से आ रही है, इधर ही बह रही है। सही है। पेन्या मार्ग रूट की बात करेंगे तो 80 करोड़ बहनों के बाद तमिलनाडु में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लगभग 497 तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारतीय विमानपत्तन AAI बोर्ड के सदस्य के रूप में HR के रूप में नियुक्त होने वाली बोर्ड सदस्य के निवेदिता दुबे जी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कार्यवाहक तरह की प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनियों में भी HR बनाने लग गए। बोर्ड सदस्य की पहली मेंबर प्रोफेसर बने निवेदिता दुबे। प्रयागराज इलाहाबाद से 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ये बोर्ड क्या करता है? हवाई अड्डे के विकास और प्रबंधन कार्य करता है। वित्तीय निर्माण नीति निर्माण बड़े कार्यों को 13 सदस्य, एक चेयरमैन है, MD है, होल टाइम अंशकालिक और HR फेचआर आ गए भाई साहब। और कोई दिक्कत नहीं और फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले ATP है। सॉरी टेनिस प्लेयर होगा। यूकी भावरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भावरी ने ATP मेंस डबल्स रैंकिंग में विश्व में 20वां स्थान हासिल किया है। यह रोहन बोपन्ना, हाँ टेनिस के रोहन बोपन्ना है ना, वे रोहन बोपन्ना के बाद टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय युगल खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रदर्शन की बात करेंगे तो यूकी भावरी ने स्वीडन में आद्रे गोरांसन के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में खेला। तीसरे राउंड तक पहुंचे। उन्होंने महत्वपूर्ण अंक मिले। यूकी भावरी की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये मुख्य रूप से मेंस डबल पुरुष युगल में खेलते हैं। 33 वर्ष के हैं, नई दिल्ली में है। रैंकिंग में पहले 22वीं रैंक पर थे, अब 20वीं रैंक पर आ चुके हैं। ओके, वर्ल्ड के टॉप 20 में आ चुके हैं भाई साहब युगल वाले में। अगला देखते हैं भाई साहब। फरवरी 2026 में किस देश ने 16 वर्ष की कम उम्र तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है? स्पेन ने बैन लगा दिया गया है। इंडिया में भी बैन लगा दिया गया है भाई साहब। कहाँ लगाया है देखेंगे अपन को, बाद में आएगा मार्च वाले करंट अफेयर में। ओके,
स्पेन ने 16 वर्षीय कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगा दिया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के बाद पहला ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद स्पेन दूसरा देश बन गया जहां पर 16 वर्षीय कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह 2025 में ऐसा कानून लाया गया था। अपन ने दिसंबर 2025 के करंट अफेयर पढ़े थे, जब अपन को पता था कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है। उसके बाद पहला ऑस्ट्रेलिया आ चुका है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर आ चुका है स्पेन। ओके, इन दोनों ने बैन लगा दिया, यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बैन लगाते, यानी कि उसमें कुछ कानूनी रूप से दंड की प्रक्रिया भी रखी गई है। ओके, पंचायत एडवांस इंडेक्स PAI 2.0 किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? पंचायत एडवांस इंडेक्स में त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा ने पंचायत एडवांस इंडेक्स PAI 2.0 में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष रैंक हासिल की है। सूचकांक में पंचायतों के विकास आधार पर नंबर 1 ग्राम पंचायत त्रिपुरा की सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत को मिला है। पूरे देश में प्रथम आई है भाई साहब त्रिपुरा एक 1176 ग्राम पंचायतों का डेटा स्टोर 100% जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड। त्रिपुरा याद रखना। शाबाश। यह रैंकिंग लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के मूल्यांकन के बाद दी गई है। उन्होंने विकास अव्वल 100 में से रैंक के डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, शिक्षा, पहली त्रिपुरा याद रखना बस, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान का अलवर बन चुका है। राजस्थान का अलवर जिला 100% बीमा कवरेज इंश्योरेंस कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला है। यह भारत सरकार के IRDAI भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत के आज़ादी के 100 वर्षों तक भारत के देश के हर नागरिक को सुरक्षा बीमा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के 2047 के लिए बीमा कवरेज के रोडमैप को 100% कवरेज तय करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 40वां, इसके बाद अपन नहीं करेंगे, इसके बाद अपन कल करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से ये चीज़ चलेंगी, यानी कि काफ़ी बड़ी है, 33 पन्नों की PDF है। आप आज अपन 17 पन्ना कर चुके हैं, मतलब कि आधे क्वेश्चन आज कर लिए। क्यों एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो भाई साहब आप भी परेशान हो जाओगे और हम भी परेशान हो जाएंगे। और कुल 52 मिनट का लेक्चर हो चुका है। टोटल 2 घंटे का लेक्चर अपन आपके पार्ट में डिवाइड करके देंगे, क्योंकि हमें लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा बर्डन ही ना। ओके, परेशान मत हो, करंट अफेयर ही है, करंट अफेयर अपन को याद करने हैं, धीरे धीरे याद करने हैं। इतने सारे करंट अफेयर अपन को याद करने की एक संग एकदम डबल ज़्यादा डोज हो जाएगा तो उल्टी करने लग जाएगा। ओके, भारत में साफ अंडर-19 महिला विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब किस टीम को हरा करके जीता है? भाई साहब बांग्लादेश को हरा करके जीता है, भारत ने जीता है साफ अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। ये फुटबॉल साफ कहाँ, वही है ना फुटबॉल फेडरेशन। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर के साफ अंडर-19 विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। यह फाइनल मैच पोखरा रंगखाला स्टेडियम नेपाल में खेला गया। साफ अंडर-19 महिला बस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 31 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक नेपाल में किया गया है। साफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप की बात करेंगे तो यह 2024 में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य स्थल की बात करेंगे तो बांग्लादेश ढाका में शुरू किया गया। विजेता की बात करें तो भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता बनाया गया है। पहले 24 में हुआ था पहला आयोजन, उसके बाद में 2026 में दूसरा आयोजन हुआ है। ओके, जिसमें दोनों, पहले में तो ये दोनों जीते थे संयुक्त रूप से विजेता, जॉइंट विनर, दूसरे में इंडिया जीत गया। ओके, तो इसी के साथ ही अपना हमारा पार्ट 1 समाप्त करते हैं। पार्ट 2 अपन कल लेकर के आएंगे। यह था पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट और पार्ट 2 आने वाला है सून, यानी कि कल ही आपका ये रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारी मेहनत को सराहेंगे तो हम भी आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।